चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी चैप्टर के छठे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के हिंदी चैप्टर का छठा चैप्टर, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह। तो आज हम लोग इस पत्र के बारे में, इस लेख के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, लेखक परिचय मतलब भगत सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के बंगाचक, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, इनके माता का नाम विद्यावती देवी था। और इनकी कुछ रचनाएं देख सकते हैं। विश्व प्रेम, युवक में नास्तिक क्यों, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि बहुत सारी इनकी लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, लेख तो इन्होंने बहुत सारे लिख डाले। अब देखो, इनकी राजनीतिक करियर की यदि बात करते हैं तो जो भगत सिंह थे, आप देखे होंगे द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, मतलब मूवी भी निकल चुका है। कितना मतलब हौसलेबाजी वाले क्रांतिकारी थे, कितना इनके पास हौसला था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भगत सिंह जो थे ना, 12 वर्ष के उम्र में जालियांवाला बाग में गए और क्या किए, वहां से मिट्टी लेकर चले आए। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड आप नाम सुने ही होंगे। 12 मतलब लगभग ये हजार से अधिक लोगों को ही क्या किया था, जनरल डायर ने गोली चलवाकर रौंदवा दिया था, निहत्थे लोगों को मरवा दिया था, ठीक है। तो वहां पर 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह गए थे और वहां की मिट्टी लेकर आए और अपनी क्रांतिकारी दौड़ शुरू की। वहीं पर शपथ लिए कि मैं इन अंग्रेजों को मार कर भगाऊंगा, और रियल में वही हुआ। देखो, 12 वर्ष की उम्र में ये कहाँ चले गए? 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर आए और वहां से क्रांतिकारी दौड़ शुरू किए। अब एक बात है, भगत सिंह हमेशा अपने पॉकेट में करतार सिंह सराभा का क्या करते थे, फोटो रखते थे, क्योंकि उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जब करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई, तब उससे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए और इसी कारण से उसको हमेशा, मतलब सरदार करतार सराभा सिंह का फोटो हमेशा अपने पॉकेट में रखते थे, उनको अपना गुरु मानते थे, ठीक है ना। तो 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर अपने क्रांतिकारी दौड़ शुरू किए। किन्होंने? भगत सिंह ने। आगे 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया और लिखने का काम शुरू किया, लेखन का काम शुरू किया। आप जानते हो कलम का जादूगर किनको कहते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक हाथ में अपना तिरंगा लेकर चला और एक हाथ में क्या किया, उन्होंने लेखनी शुरू की। इसी कारण से उनको कलम का जादूगर कहा जाता है। तो भगत सिंह ने सोचा कि लेखनी के दम पर अपने भारत को बदल सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं। इस कारण से उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, घर बार सब छोड़ दी और लिखने का कार्य कहाँ, प्रतापपुर में शुरू कर दिया, ठीक है। 1926 ईस्वी में इन्होंने अपने संरक्षण में, अपनी उपस्थिति में पंजाब में क्या किया, नौजवान भारत सभा का गठन करवाया। किन्होंने? 1926 ईस्वी में अपने उपस्थिति में पंजाब में नौजवान भारत सभा का इन्होंने क्या करवाया, गठन करवाया। आगे देख सकते हैं 1928 से लेकर 1931 ईस्वी तक इन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुने होंगे, उनके संग्रह का क्रांतिकारी दौर को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए और साथ में एक पार्टी का गठन किया, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का इन्होंने क्या किया, गठन किया। ये एक पार्टी का नाम है। तो 1928 से लेकर 1931 तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1928 से लेकर 1931 ईस्वी तक चंद्रशेखर आजाद के संग्रह का अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। और देखिए, इनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1931 में ही हो जाती है। अंग्रेज लोग इनको क्या करते हैं, फांसी देते हैं। ये 24 मतलब इनका उम्र देखी जाए फांसी तक तो 24 साल के ये थे, 24 साल। और 24 साल के उम्र में ही इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया कि अंग्रेज को इन्हीं की वजह से ये अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है ना। इनकी मतलब जो क्रांतिकारी दौर थी वो देखिएगा, क्योंकि इसमें क्रांतिकारी दौर को नहीं दिखा रहा है, इसमें लेख और पत्र दी गई है। आपको कुछ जो बातें बतानी है वो बताना है, ठीक है ना। मतलब आपको इनकी क्रांतिकारी दौर देखिएगा कितना इमोशनल है। मतलब ये अपने मतलब देश की सेवा के लिए, देश की आन बान के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए शादी ब्याह भी नहीं किए, अपना घर बार सब छोड़ दिए। कहते थे कि मेरा कफन सिर्फ वतन बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। मैं शादी करूंगा अपने धरती से, किसी और से नहीं करूंगा। तो 24 साल की उम्र में इन्होंने वो कर दिखाया, कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। इनको कम से कम तो राष्ट्रपुत्र कहाँ ही जाना चाहिए। इनका एक मानना था कि अंग्रेज प्रेम से भागने वाला नहीं है, इनको भगाने के लिए इनके जैसा बनना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे कि हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है, उनके पास ताकत है। भगत सिंह एक बार बचपन में अपनी माँ से सवाल पूछे थे कि माँ, ये अंग्रेज लाखी हैं और हम लोग करोड़ों हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग करोड़ों हिंदुस्तानी अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा देते? तो उसमें माँ के पास जवाब नहीं था, लेकिन भगत सिंह जब बड़े हुए तो इनको जवाब मिल गया। क्यों? क्योंकि इनको समझ ये आई कि जो हम लोग का बल है, जो हिंदुस्तान है, वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या है, बटा हुआ है। कोई अलग क्रांतिकारी कर रहा है, कोई इधर क्रांतिकारी कर रहा है, कोई इधर अंग्रेज से लड़ रहा है। अगर वही सारे क्रांतिकारी एक साथ मिलकर अगर इन अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करे तो ये लाख अंग्रेज क्या करेंगे? तो देखो, कहने का मतलब भगत सिंह
अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपनी आन बान अपना तन सब चीज न्यौछावर कर दिए। आजकल ऐसे प्रेम करने वाले मिलेंगे कहाँ धरती से। आजकल तो लड़का लड़की से उतना अच्छा प्रेम नहीं करता, दिखावटी होता है सिर्फ, एकदम क्या करता है फेशियल हेयर ग्रोथ मार कर सुंदर उसके सामने आएगा दिखाएगा, सब दिखावटी प्रेम है। इन्होंने अपने देश के लिए प्रेम किया, देश के लिए प्रेम किया और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो देखो बाबू, कहने का मतलब है सच्चा प्रेम इन्होंने अपनी धरती से किया, जिसके कारण से आज पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। आई होप इनके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इन 1928 से लेकर 1931 ईस्वी तक भगत सिंह किनके साथ रहे? चंद्रशेखर आजाद के संग रहे और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का इन्होंने क्या किया? गठन किया। अब देखो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और अपने आप को क्या किए? गिरफ्तार करवा दिए। खुद बोले सिलेंडर कर दे, मुझे क्या करे? गिरफ्तार कर लीजिए। क्योंकि इनका मानना था कि जेल के जरिए मैं अपनी आवाज को कोने कोने में फैला सकता हूँ। 1929 तक इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब जेल में गए और वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में अपील किए और इनको ये तो मालूम था कि मुझे फांसी दे दी जाएगी। एकदम करेक्ट है, ये अंग्रेज सरकार तनिक भी मोह माया नहीं करने वाली है, तनिक भी रहम नहीं करेगी, मुझे फांसी देगी। ये जानते थे, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में ये गए नहीं। बुलाया गया, अपील किए थे लेकिन गए नहीं। लेकिन उसके माध्यम से पूरी हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ सुना दिए, आवाज़ गुंजा दिए। जिस दिन फांसी दी जाने वाली थी उस दिन लाखों करोड़ों लोग उस जेल के बाहर खड़े थे। अंग्रेज को ये डर हो गया कि 24 अप्रैल को क्या फांसी, देखिए इनकी फांसी की सजा 24 अप्रैल को दी गई थी, लेकिन अंग्रेज डर से क्या किए? 23 अप्रैल को इनको फांसी दे दिए। डर से कि 24 अप्रैल को जब फांसी दे दी जाएंगी तो इनका जो लाश और लाश लेकर क्या करेंगे? मार्च निकालेंगे, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है। यानी भगत सिंह के लाश से भी अंग्रेज डरने का काम करते थे, डरते थे। इतने मतलब भयंकर ये क्रांतिकारी थे कि इनके नाम सुनकर अंग्रेज कांपने लगते थे। ये भगत सिंह थे और उम्र भी ज़्यादा नहीं था, 24 वर्ष के उम्र में इनको फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस का भी आप नाम सुने होंगे, वो छोटे जब 12-13 वर्ष के थे ना तभी उनको फांसी दे दी गई। लेकिन अपने भारत में कुछ ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रहे जो अंग्रेजों को हिलाने का काम किया। अगर उनके बारे में सोची जाए, उनकी जीवनी देखी जाए ना, तो अंदर से झकझोर देती है इंसान को, ठीक है। तो ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को क्या किए? बटुकेश्वर दत्त राजगुरु के संग मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और अपने आप को सिलेंडर कर दिए, गिरफ्तार कर दिए। और 23 अप्रैल 1931 ईस्वी को इन्हें क्या करी गई? फांसी दे दी गई, ठीक है। हालांकि 24 अप्रैल को फांसी की सजा मुकर्रर करी गई थी, लेकिन अंग्रेज डर से 23 अप्रैल को ही फांसी दे दिए। अब सोचिए भगत सिंह से कितना डरते होंगे। तो ये था लेखक परिचय, सामान्य लेखक परिचय। अब चलते हैं अपनी जो चैप्टर्स है उस पर चलते हैं। देखो बाबू, इस चैप्टर में 2 चीजें, एक लेख और एक पत्र। मतलब एक लेख है राजनीति जीवन पर, विद्यार्थी के बारे में बताया कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए कि नहीं। और दूसरा है पत्र। ये जब राजगुरु आत्महत्या करने की कोशिश करता है तब राजगुरु के नाम ये पत्र लिखते हैं कि बाबू देखो, आत्महत्या करनी अच्छी बात नहीं है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो चैप्टर्स का नाम है एक लेख और एक पत्र। मतलब इसमें एक लेख है और एक क्या? इसमें पत्र है। 2 चीजें इसमें, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले लेख के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो लेख में क्या किए हैं, इन्होंने राजनीति जीवन को चर्चा की है। लेखक ये कहते हैं, मतलब भगत सिंह ये कहते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति जीवन में भाग लेनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही देश का भविष्य होते हैं। देश का बागडोर वही संभाल सकते हैं। विद्यार्थी ही आने वाले समय में देश का नेता बनेंगे। अगर वो अभी से राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो देश कैसे संभालेगा। जो पंजाब था, वहाँ के स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे को भर्ती करने से पहले ही उनका क्या साइन ले लिया जाता है कि तुमको राजनीति जीवन में भाग नहीं लेना है। तो लेखक ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो प्रोफेसर है, ऐसे ऐसे जो टीचर है, इनको यहाँ से मार के भगानी चाहिए, हम लपड़िया के भगानी चाहिए सेंसर को। मान लीजिए विद्यार्थी है, वो देश का भविष्य, उसको राजनीति में भाग लेने से आप रोक सकते हैं। कौन है कि आप रोकेंगे? उस समय के जमाने में रोकी जाती थी। भगत सिंह ये कहते हैं कि अगर शायद लाला लाजपत राय नहीं होते तो मुझे पढ़ने का ही मौका नहीं मिलता। लाला लाजपत राय क्या किए थे? वहाँ के बच्चों के लिए एक हाई स्कूल ही खुलवा दिए थे। तो बाबू देखो, कहने का मतलब ये है कि भगत सिंह कहते हैं कि जो विद्यार्थी है उनको राजनीति जीवन में भाग लेनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही आगे चलकर देश के भविष्य बनेंगे। अगर पंजाब की बात करी जाए तो पंजाब राजनीतिक करियर में बहुत पिछड़ा हुआ है। लेखक इसका कारण ये मानते हैं कि जो पंजाब की सरकार है, चाहे जो पंजाब के स्कूल जो प्रोफेसर वहाँ के होते हैं, वो बच्चे को एडमिशन करने से पहले वहाँ पर साइन करवाते हैं कि तुमको आगे चलकर राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेना है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे ऐसे मारो चपाचप मुंह पर, एकदम मुंह फोड़ दो उसका। तो ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग जो है ना देश को क्या करते हैं? नीचे घसकाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करनी है? यहाँ से भगानी चाहिए जो विद्यार्थियों को गलत चीजें सिखाए।
अब आगे कहते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं, अब क्या एक बार की बात बताते हैं लेखक इसमें, भगत सिंह ये कहते हैं कि जो एक क्या हुआ था, एक बच्चा ने क्या किया, रूसी लेखक का पुस्तक दिखाया अपने प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर एकदम गर्व से आंख मचोड़ के कहता है कि तू बोल्शेविक क्रांति का पार्टी है, इसी कारण से तो रूसी का क्या दिखा, रूसी क्रांति का रूसी लेखक का किताब दिखा रहे हो। तो भगत सिंह कहते हैं कि रूसी क्रांति का चाहे रूसी लेखक का किताब दिखाना एक राजनीति है, तो वायसराय का चाहे कमीशन को भारत में बुलाना वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है, वो राजनीति नहीं है क्या? तो देखो लेखक कहते हैं कि जो हमारा देश है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हमारा अधिकार है, वो हमको तय करना है कि हम लोग क्या करेंगे। अगर विद्यार्थी राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो कैसे देश का भविष्य तय करेंगे कि हमारा देश कैसा होगा। आज देखिए देश कितना हो रहा है, कचरा दिशा में जा रहा है। तो बाबू देखो राजनीति में जब तक भाग नहीं लेंगे तब तक आपका राजनीति साफ सुथरा नहीं होगा। गाँव जवार के लोग क्या कहते हैं कि बाबू राजनीति कचरा चीज बा, मत भाग लिया, वो सब बकलो रहता है यार। जब तक आप राजनीति में आएंगे नहीं तब तक ये कचरा बदलेगा कैसे। अब मान लीजिए कहीं कचरा फेंका हुआ, वो कचरा साफ कैसे होगा जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं। अब राजनीति कचरा है तो राजनीति अच्छा होगा कैसे, जब तक आप राजनीति में आएंगे नहीं। तो लेखक यही कहते हैं कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने देश की स्थिति के बारे में भी जाननी चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल देते हैं कि जो इंग्लैंड के लड़के थे, विद्यार्थी थे, वो जब जर्मन के खिलाफ युद्ध शुरू हो गई तो अपना पढ़ाई छोड़कर लड़ने चले गए अपने देश के खिलाफ, अपने देश के प्रति लड़ने चले गए, शान से अपने आन बान के साथ वो लोग लड़े। तो लेखक वही कहते हैं कि विद्यार्थी अपना पढ़ाई करे, मना नहीं है, लेकिन कम से कम राजनीतिक जीवन में वो क्या करे, अपनी भूमिका अदा करे, समय समय पर अपना योगदान करे। तो लेखक यही कहते हैं कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, राजनीतिक जीवन में भाग लेनी चाहिए। पहली पॉइंट है विद्यार्थी को राजनीतिक जीवन में भाग लेनी चाहिए, इसको कचरा नहीं माननी चाहिए। विद्यार्थी जब तक राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेगा तब तक उसका देश का करियर सुधरने वाला नहीं है। कोई फिर आएगा और अपने देश को गुलाम बनाकर चला जाएगा। वैसे ही हुआ था, व्यापार करने अंग्रेज यहाँ पर आए और क्या किए, हम लोग को पोट पोट के जैसा दूध मुहैया बच्चा नहीं होता, एकदम चुस चुस के एकदम दो चार को छोटा बच्चा नहीं होता है, दो चार को खिलौना दे दीजिए उसको एकदम पुला रहे, बाबा चुप हो जा, मतलब क्या करना, पुला के क्या करेंगे, गुलाम बना लेंगे। तो लेखक यही कर, विद्यार्थी जब तक राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि विद्यार्थी भविष्य है, देश का कैरियर है विद्यार्थी, अगर वही नहीं राजनीतिक जीवन में भाग लेगा तो देश का बागडोर नहीं संभल पाएगा। और ये जो आजकल का नेता एकदम ख्याली पुलाव पकाते, ये करेंगे वो करेंगे, और वही लोग इस देश को कचरा करते हैं। इसलिए आओ बाबू राजनीति में भाग लो और राजनीति को पूरा का पूरा चेंज करो। राजनीति कचरा है क्योंकि तुम राजनीति में भाग नहीं लेना चाहते हो। जिस दिन राजनीति में भाग लोगे और देश को बदलने की कोशिश करोगे उस दिन तुम्हारी देश पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है, तो विद्यार्थी का राजनीतिक जीवन में योगदान क्या, लेखक बोलते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में क्या करनी चाहिए, भाग लेनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी देश के भविष्य को चेंज कर सकते हैं, देश के भविष्य को बदल सकते हैं। और विद्यार्थी द्वारा क्या किया, विद्यार्थी रूसी लेखक का क्या किया, किताब जब अपने प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर कहता है एकदम आँख गड़ के, तो रूसी क्रांति का यानी बोल्शेविक क्रांति का तू पार्टी है, तो उसी का विरोधी है, तो उसी के संग रहता है, मतलब उसको पॉलिटिक्स बता दिया गया तो कोई राजनीति में आ गया। क्योंकि देखो बाबू पहले के जमाने में, जब अभी की नहीं बात बता सकता हूँ, पहले जब भगत सिंह थे उस समय वहाँ के कॉलेजों में, वहाँ के स्कूलों में एडमिशन कराने से पहले साइन लिया जाता था कि तुम राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लोगे। तो लेखक कहते हैं कि जब उसी समय क्या किया, रूसी क्रांति का मतलब रूसी लेखक का किताब दिखाया तो उसको बोल्शेविक क्रांति का पार्टी कह दिया गया। और उसी समय 1928 में जब साइमन कमीशन, वायसराय ये सब आए भारत में, तो वो क्या हुई थी, पॉलिटिक्स है ना। ठीक है, समझ में आ गई। विद्यार्थी राजनीतिक जीवन में भाग लेकर क्या करे, देश की कचरा को पूरी तरह से साफ करे। तो 3 पॉइंट में विद्यार्थी का राजनीतिक जीवन, और रूसी लेखक का पुस्तक जब दिखाए तो प्रोफेसर की प्रतिक्रिया, और तीसरी बात है विद्यार्थी राजनीतिक जीवन में आए, भाग ले, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और देश के कचरा को दूर करे। क्योंकि जब तक विद्यार्थी राजनीतिक जीवन में नहीं आएगा तब तक कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो समझ गए होंगे, यही क्या था, लेख था। इन्होंने लेख लिखे थे विद्यार्थी और राजनीति के बारे में कि विद्यार्थी और राजनीति का संबंध होना चाहिए। विद्यार्थी राजनीति को चेंज कर सकता है, जब तक वो राजनीति में नहीं आएगा तब तक वो अपने देश के भविष्य को चेंज नहीं कर सकता। अब चलते हैं पत्र की ओर। इनकी ये लेख इनका था, लेख था विद्यार्थी और राजनीति के संबंध पर। और दूसरी जो पत्र है, जब राजगुरु हत्या करना सोचता है ना तब भगत सिंह पत्र लिखते हैं राजगुरु के नाम। और वहां पर कहते हैं, देखो जब स्टार्टिंग की बात करी जाए तो भगत सिंह जो थे ना, यह आत्महत्या को उचित मानते थे। बोलते थे भगत सिंह जी कि मतलब किसी परिस्थितियों में क्या करनी चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन राजगुरु बोलते थे कि नहीं, इसका समर्थन करते थे, नहीं हत्या आदमी को करनी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन पलथा पलट जाता है। शुरू में भगत सिंह कहते थे कि आत्महत्या करनी चाहिए और राजगुरु कहता था कि नहीं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब जेल में चले जाते हैं भगत सिंह और राजगुरु, तो वहां पर अब राजगुरु कहते हैं कि आत्महत्या कभी काल किसी परिस्थिति में उचित होता है। लेकिन अब भगत सिंह मना करते हैं कि देखो राजगुरु,
आत्महत्या करना बबुआ उचित नहीं है, ये कायरता होता है, इसे कायरता आत्महत्या कहते हैं। जो कायर लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, जो मतलब जो डरपोक लोग होते हैं, वो संकट देकर क्या करते हैं, मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का देश सम्मान नहीं करता, ऐसे लोगों का लोग सम्मान नहीं करता। सुंदर मृत्यु किसे कहते हैं? जो मृत्यु दी गई है, जो सजा दी गई उसको स्वीकार करो गर्व से, और उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें फांसी दी जाएगी। कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। तो शुरू में राजगुरु कहता था कि आत्महत्या करना उचित नहीं है, भगत सिंह कहते थे कि आत्महत्या करनी चाहिए। अब पलथा पलट गया जेल जाने के बाद, अब भगत सिंह कहता है कि आत्महत्या मत करो और राजगुरु कहता है कि आत्महत्या करनी चाहिए। तो राजगुरु आत्महत्या करना चाहता है, तब भगत सिंह उसको मना करता है, समझाता है कि देखो आत्महत्या करना उचित नहीं है। कायर लोग, बुजदिल लोग, डरपोक लोग ये क्या करते हैं? आत्महत्या की ओर पलायन करते हैं, आत्महत्या की ओर भागते हैं। और ऐसे जो आत्महत्या करते हैं, भागकर डर का आत्महत्या करते हैं, वैसे लोगों का देश कभी स्वागत नहीं करती, उनका नाम नहीं लिया करती। ठीक है, उसके बाद है अब भगत सिंह आत्महत्या के विरोधी। अब देखो भगत सिंह पर सबसे ज्यादा रूसी साहित्य का प्रभाव पड़ा था। रूसी साहित्य क्या था कि रूसी साहित्य, देखो रूसी साहित्य पढ़ने के बाद वहां के जो रूसी लोग थे वो जागृत होते थे, वो अपने आप को झांक पाते थे। तो लेखक बोलते हैं कि ऐसा ही साहित्य हम लोग के देश में आनी चाहिए, जिसको झांकने के बाद इंसान अपने आप को समझ सके। क्योंकि साहित्य ही क्या होता है? मनुष्य की आईना होता है, उसका दिशा होता है साहित्य दर्शन। साहित्य का अगर इंसान दर्शन कर ले, क्योंकि भगत सिंह रहते रहते जेल में रहते रहते सारा किताबें पढ़ गए थे, पूरा किताब पढ़ गए थे और पूरा देश में तहलका मचा दिए थे। ठीक है, तो वही है कि रूसी साहित्य का भगत सिंह पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्यों प्रभाव पड़ा बाबू? इसलिए पड़ा क्योंकि रूसी साहित्य में इसलिए ज्यादा पड़ा कि रूसी साहित्य में कुछ ऐसे बातें थी जो जिसको पढ़ने के बाद वहाँ के जो लोग थे एकदम विकसित हो गए थे। वहाँ के जो शासक था विकसित था। वैसे ही बोलते हैं कि अपनों देश में ऐसा क्या होके चाहिए? साहित्य आवे के चाहिए। कौन बोलते हैं? लेखक कहते हैं। क्योंकि साहित्य एक ऐसा मार्गदर्शन है, एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने आप को देख पाता है। आगे बोल रहे हैं कि जब आगे कहते हैं कि सुंदर मृत्युदंड, मतलब देखो कहते हैं लेखक कि सुंदर जो आत्महत्या होता है, चाहे सुंदर मृत्युदंड किसे कहते हैं? तो लेखक का उसको समझाते हैं, किसको? राजगुरु को समझाते हैं कि देखो बाबू आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। डर की वजह से अगर तू आत्महत्या करेगा तो लोग तुमको क्या कहेंगे? तुमको बुजदिल कहेंगे, कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे कि डर की वजह से, पिटाई की वजह से, दर्द की वजह से, पीड़ा की वजह से क्या किया? ये पलायन करके आत्महत्या को गले लगा लिया। इसलिए मृत्यु नहीं करनी चाहिए, जेल में ही रहकर क्या करनी चाहिए? क्रांतिकारी को अपनी जारी रखनी चाहिए। ठीक है, आगे अब जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, फिर भगत सिंह उसमें कहते हैं कि देखो राजगुरु, जब देश को बदलने के लिए निकले हो तो उसमें दर्द, कष्ट, पीड़ा तो मिलेगी। यही कष्ट, पीड़ा जो होता है ना, इंसान को पूर्णतः विकसित करती है, पूर्णतः मतलब बदल देती है। देखो आप जाएंगे जेल में, कभी जेल गए होंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि आओ बुजदिल बनकर, अपराधी बनकर, और यहाँ से मानव बनकर जाओ, इंसान बनकर जाओ। तो वहां पर कहते हैं भगत सिंह कहते हैं कि देखो जेल में आए हो, जब देश के भाग्य का निर्णय हो ही रहा है, तुम देश को बदलना ही चाह रहे हो, तो फिर कायरता क्यों? फिर क्यों आत्महत्या को तुम गले लगाने जा रहे हो? कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। किसको? राजगुरु को। कि जब भी यदि देश की बात आए तो देश के लिए तुम्हें कष्ट, दर्द तो सहना पड़ेगा। अगर देश को बदलना चाहते हो, अगर भविष्य देश के भाग्य की बात हो रही हो, तो व्यक्ति को अपने आप को भुला देना चाहिए। चाहे जितना कष्ट दिया जाए, कितना भी पीड़ा दिया जाए, अपने देश के लिए लड़नी चाहिए व्यक्ति को। ये कौन बोलते हैं? ये भगत सिंह कहते हैं। वही है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। कह रहे हैं कि जब भी देश की स्वतंत्रता के लिए, चाहे देश के भाग्य बनाने के लिए निकलो, तो क्या करो कि अपने आप को भुला दो। क्योंकि देखो जब भी क्रांतिकारी या जब भी अपने देश के भाग्य को बनाने के लिए निकलोगे तो तुम्हें कष्ट, पीड़ा, विपत्तियां, संकट, तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेंगे। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी जो तुमको पूरी तरह से तोड़ देंगे। क्योंकि क्रांतिकारी भी तो मनुष्य ना होते हैं, उनका भी क्या, उनके अंदर भी दिल है, उनके अंदर भी भावनाएं होते हैं, उनके अंदर भी दिमाग है। वो भी कभी कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते। अब देख लीजिए राजगुरु को। राजगुरु शुरू में बोलते थे कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, अब भगत सिंह बोलते थे करना चाहिए आत्महत्या। फिर अब उल्टा हो गया, अब बोलते हैं राजगुरु की आत्महत्या करनी चाहिए, अब भगत सिंह बोलते हैं कि नहीं, अब आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। पलटन कहने का इंसान का जो दिमाग है ना, अलग अलग समय में अलग अलग चीजें सोचता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या ये क्रांतिकारी थे? भगत सिंह क्रांतिकारी थे तो इनके मन में शादी ब्याह का प्रथा नहीं, या शादी ब्याह का बीज नहीं उपज हुआ होगा। लेकिन क्या किए इन्होंने? अपने बीज को दाब लिए। इन्होंने पूरा अपने आप को अपने देश के नाम कर दिया था, पूरी तरह से देश के प्रति कुर्बान कर दिया था। चलो मैं अपने देश को आजाद करके ही छोड़ूंगा। क्योंकि भगत सिंह का पूरा जो परिवार था ना, क्रांतिकारी था। देश के लिए अपने आप को क्या किए थे? न्यौछावर कर दिए थे लोग।
और इन्होंने 1931 में जब इनको फांसी दी गई तब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, पूरे अपने देश में हाहाकार मच गया। लोग क्रांति का मतलब क्रांति करने पर उतर आए और इन्हीं का देन हुआ कि आपका देश आज़ाद हुआ है। अगर ऐसे ऐसे भारत में सपूत नहीं होते तो शायद देश आज़ाद नहीं होता। तो भगत सिंह वही कहते हैं कि देखो कायरता नहीं अपनानी है, जो फांसी की सजा सुनाई गई हमें उस दिन का इंतजार करना है। और लेखक साहब ने ये भी बोलते हैं कि जब आंदोलन चरम सीमा पर हो, मतलब एकदम अंतिम सीमा पर आंदोलन हो, उस समय मुझे फांसी दे दी जाए, क्योंकि उस समय जो फांसी दी जाएगी वो फांसी देने के बाद पूरी दुनिया में क्या हो जाएगी, मेरी लाश की वजह से क्रांतिकारी मच जाएगी, मतलब पूरी तरह से होर मच जाएगी, हर जगह शोर मच जाएगी और सारे लोग जग जाएंगे। इनका कहना था कि अगर एक भगत मरेगा तो मैं 1000 भगत को जन्म देकर जाऊंगा। हरियल में यही हुआ। इनके मरने के बाद कितने भगत सिंह यहाँ पर आए और वही भगत सिंह इस देश को क्या किए, चेंज किए। इसी कारण से इनको राष्ट्रपुत्र कहने का हक है। यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो राष्ट्रपुत्र यही कहे जाएंगे भगत सिंह, क्योंकि इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में इतनी सारी कुर्बानी अपने देश के लिए दे दी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वही कहते हैं कि जब भी आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे, एकदम अंतिम सीमा पर आ जाए, जैसे युद्ध का अंतिम सीमा होता नहीं, आओ फरियाल लेंगे एकदम पूरा, तो वही कहते हैं कि जब आंदोलन अपनी अंतिम सीमा पर हो तब क्या करनी चाहिए, मुझे फांसी दे दी जाए। वही फांसी क्या होगा, सुंदर मृत्यु कहलाएगी, सुंदर आत्महत्या कहलाएगी। आत्महत्या, देखो आत्महत्या मृत्यु में अंतर। आत्महत्या का मतलब अपने आप को अपने से मार देना, और मृत्यु का मतलब कैसे भी हो सकता है, लेकिन सुंदर मृत्यु लेखक किसे कहते हैं, जो समय तय किया गया उसकी अवधि में आपको फांसी दे दी जाए, वो आपका मृत्यु हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात ये था कि राजगुरु शुरू में क्या करते थे, आत्महत्या बोलते थे कि नहीं करना चाहिए, भगत सिंह बोलते थे कि आत्महत्या करनी चाहिए, अब पलथा पलट गया। अब भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या मत करो, राजगुरु कहते हैं कि आत्महत्या करनी चाहिए। अब भगत सिंह वही राजगुरु के नाम पत्र लिखते और मना करते कि नहीं, आत्महत्या करना कायरता, बुजदिल और डरपोक लोग करते, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। डर की वजह से, विपत्तियों की वजह से, संकटों की वजह से आत्महत्या कर लोगे तो ऐसे ऐसे लोगों का भारत या भारत के लोग क्या ना, या इस दुनिया का लोग जो है ना उसका स्वागत नहीं करते, उसको बुजदिल कायर कहते हैं। इसलिए तुम आत्महत्या मत करो, उस समय का इंतजार करो जब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि वही सबसे सुंदर मृत्यु होगी। और एक और बात कहते हैं कि जब भी अपने देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो उसमें व्यक्ति को अपने आप के लिए भूल जानी चाहिए कि मैं कौन हूँ। बस इतना सोचनी चाहिए कि मेरे देश का भविष्य कैसे बदलेगा, क्योंकि उस स्थिति में व्यक्ति को तरह तरह के संकट, तरह तरह के क्या मतलब कष्ट पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उसमें व्यक्ति को भूल जानी चाहिए। जब अंग्रेज थे उस समय, जब भगत सिंह थे तो उस समय जो अंग्रेज थे ना, भारतीयों को एकदम निहत्थे मारते थे, लंगटे करके उघाड़ी करके ले एकदम चढ़ानता गिराते थे। अगर बुखारो लगा है ना तो जेल में हॉस्पिटल में से उठा के आपको जेल में बंद कर देते थे, निहत्थे मारते थे, पट्टा मिल जाए पत्थरे से मार देते। मतलब इतना ना निहत्थे वो लोग मारते थे, भारतीय कह नहीं सकते, इतना ना अत्याचार करके गए कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वो हम लोगों को क्या गुलाम समझ, पूरी तरह से अपना नौकर समझते थे, पैरों की धूल समझते, जब मिला एकदम रगड़ दिए, ये समझते थे। कौन? अंग्रेज लोग। ये सारे अत्याचार देखकर हमारे भारतीय क्रांतिकारी, जिसमें भगत सिंह का नाम है, इन्होंने आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया में अपने नाम का जय जयकार करवा दिया। और आज तक भगत सिंह जीवित ही हैं, सभी के दिलों में जीवित है और हर बंदा चाहता है कि आज मैं भगत सिंह बनूं। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि जब भी अपने देश की भाग्य की निर्माण हो रहा तो क्या करनी चाहिए, व्यक्ति को अपने अस्तित्व को भुला देनी चाहिए और देश के लिए पूरी तरह से झोंक देनी चाहिए। और ये भी बात कहते हैं कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर हो, जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर हो तो मुझे फांसी दे दी जाए, और ऐसी मृत्यु क्या हो जाएगी, एकदम सुंदर मृत्यु कही जाएगी। और जब चरम सीमा पर युद्ध होगा और उसमें मुझे फांसी दे दी जाएगी, तब उस समय एक भगत नहीं हजारों भगत जन्म लेंगे जो इस क्रांति के लिए एकदम मतलब होड़ मचा देंगे हर जगह और देश को आज़ादी दिला ही देंगे। तो यही बातें लिखी गई है एक लेख में और एक पत्र में। लेख में है कि राजनीति जीवन से संबंधित बातें हैं और पत्र में राजगुरु को मना करते हैं कि देखो बाबू, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे भगत सिंह बारे में, और एक लेख और एक पत्र जो वीडियो जो चैप्टर्स, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।